आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना कराने का फैसला लिया है। आज़ादी के बाद पहली बार देश में सभी जातियों की गणना की जाएगी। विपक्षी दलों ने इस निर्णय को अपनी जीत के रूप में पेश किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र से जाति जनगणना की समय सीमा स्पष्ट करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की जीत बताया, जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इसे देर से उठाया गया कदम करार दिया। राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके जैसे दलों ने भी इस निर्णय को अपने दबाव का परिणाम बताया। यह हकीकत है कि तमाम विपक्षी दलों और खासकर नेता विपक्ष राहुल गांधी लंबे समय से सरकार को इस पर घेर रहे थे। राहुल गांधी ने संसद में ही खुला चैलेंज दिया था कि वो जाति जनगणना की अपनी मांग पूरी करवा के ही रहेंगे। जाति जनगणना के फैसले का कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वागत किया और फैसले के पक्ष में अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने संदेश दिया कि मोदी सरकार ने कांग्रेस की मुहिम के दबाव में ही देश में जातीय जनगणना कराने का फैसला किया है। राहुल ने तेलंगाना की जाति जनगणना के मॉडल को आदर्श बताया। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि देश के सामने दो जाति जनगणना को लेकर दो मॉडल हैं, एक बिहार का मॉडल है और दूसरा तेलंगाना का मॉडल है, और इन दोनों मॉडल में तेलंगाना का मॉडल आदर्श है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जनता के बीच जाकर जाति जनगणना प्रक्रिया पूरी की गई। इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समझने और नीति बनाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी, जो कि विकास के पैराडाइम के लिए बेहद ज़रूरी है। जाति जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका श्रेय विपक्षी दलों को दिया। उन्होंने कहा कि हमने संसद में कहा था कि हम जाति जनगणना करवा के ही मानेंगे, साथ ही आरक्षण में 50% सीमा की दीवार को भी तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि पहले तो नरेंद्र मोदी कहते थे कि सिर्फ 4 जातियां हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने जाति जनगणना कराने की घोषणा कर दी। हम सरकार के इस फैसले का पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी टाइमलाइन बतानी होगी कि जाति जनगणना का काम कब तक पूरा होगा। पिछले महीने गुजरात में कांग्रेस के 2 दिवसीय सम्मेलन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कहा था कि ये सबको पता होना चाहिए देश में कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं। तभी पता चलेगा कि देश के संसाधनों में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। जातियों की गिनती कराने के मोदी सरकार के फैसले के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि विपक्षी दलों की मांग के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जाति जनगणना से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मोदी सरकार के मंत्री इससे इनकार कर रहे थे, लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी पड़ी है। जब नतीजे आएंगे तो हमारी मांग होगी कि पूरे देश के विधानसभा चुनाव में पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएं। जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई यही होगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि इस बात की कि इस सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना के लिए एक कदम तो बढ़े हैं। सामाजिक न्याय के राज्य की स्थापना हो, उसके लिए जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव के कारण भाजपा सरकार मजबूरन यह निर्णय लेने को मजबूर हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में पीडीए की जीत एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये शुरुआत है और यहाँ से सामाजिक न्याय के राज की स्थापना और पीडीए की लड़ाई के लिए अति महत्वपूर्ण यह चरण शुरू हुआ है। हमें समझने की ज़रूरत है कि जाति जनगणना का क्या मतलब है। इसका सीधा जवाब यह है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जाति जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जाति जनगणना की होती है, उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज़्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जाति जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नज़र सिर्फ इस बात पर रहेगी
कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। असल में देश में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तब कहा गया था कि देश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52% है, लेकिन तब वीपी सरकार जिस 52% के आंकड़े तक पहुंची थी उसका आधार 1931 का सेंसस था। ऐसे में उसे कितना सटीक माना जाए, यही सबसे बड़ा सवाल रहा। तर्क दिया गया कि देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी भी है। ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए। अब ये सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे ज़्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जाति जनगणना करवाई जाए। भारत में 1931 में जाति जनगणना हुई थी। उसके बाद देश में होने वाली जनगणनाओं में जातियों की गिनती नहीं की गई। जनगणना में दलितों और आदिवासियों की संख्या तो गिनी जाती है और उन्हें राजनीतिक आरक्षण भी मिला हुआ है, लेकिन पिछड़ी और अति पिछड़ी ओबीसी और ईबीसी जातियों के कितने लोग देश में हैं, इसकी गिनती नहीं होती थी। माना जाता है कि देश की आबादी में 52% लोग पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के हैं। ओबीसी समुदाय के नेताओं का मानना है कि इस हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी काफ़ी कम है। सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक ये फैसला कैसे लिया गया? क्या यह सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? इस पर मेरा मानना है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों और विपक्ष दलों, खासकर जिस तरह से लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे थे, उस दबाव में लिया गया है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के नेताओं ने जाति जनगणना के विरोध में महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था और सबको एकजुट होने का आह्वान भी किया था। अब इसका पक्ष देखें तो हमें पता चलता है कि इस मुद्दे को लेकर विपक्षी नेताओं ने किस तरह के बयान दिए थे। जैसे कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कान पकड़कर जातीय गणना करवाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा था कि हर हाल में जाति जनगणना करवाएंगे। इन सब नेताओं में राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सरकार को चैलेंज देते हुए कहा था कि जाति जनगणना को कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इससे आपको साफ हो गया होगा कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का दबाव साफ दिखा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इससे किसको फायदा मिलता है। शुक्रिया।